Hello students, welcome to SMV classes. I hope you each and everyone are absolutely fit and fine. मैं आपकी निक्की मैम आज आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा। हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम मोनेरा RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम सिस्टम थे उनमें हम किंगडम मोनेरा जो है वो कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं बेटा फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर जो था हमारा, जिसको हम लास्ट लेक्चर बोल रहे हैं, वो था किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद में इस चैप्टर में जो है किंगडम फंजाई के लिए हम आज फिर से आमने सामने हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ में इस किंगडम फंजाई को आपको समझना है। किंगडम फंजाई में एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि बेटा आपको ये चीजें साथ साथ लिखनी है। अगर आप बायो में ये समझ रहे हो ना कि एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूंगा, वहां पे हाईलाइट कर लूंगा और मेरा काम चल जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। बायो का एक ही फंडा है, जितनी भी थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें होती है, जहाँ पे समझने वाली चीजें कम है, उनमें क्या होता है बेटा, लिख लिख के उसको याद करो और बार बार उसको रिपीट करो, तब तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। अगर आप सोच रहे हो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूंगा, तो ये फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म तक चीजें नहीं चलने वाली हैं। और फिर आपको पता ही है कि लास्ट में एग्जाम में जो हम प्रेशर में आते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, वो प्रेशर किसको बोलते हैं, स्पेशली ड्रॉपर्स को, तो वो बहुत अच्छे से पता है। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको बातें समझ कर चलनी है अभी से, ताकि आपको ड्रॉप लेने की नीड ही ना हो। किंगडम फंजाई के बाद में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है इस चैप्टर में, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए पर्टिकुलर एक चैप्टर है प्लांट के लिए, प्लांट किंगडम। एनिमल वाला एनिमल किंगडम है बेटा, वहां पर ही हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए जो अलग से चैप्टर है उसमें। किंगडम फंजाई बहुत बड़ा है बेटा, यहाँ पर याद करने वाली चीजें भी ज्यादा है और इसको करने में भी हमें ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम ही लगने वाला है। इसके बाद में कुछ इसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो लाइकेन वगैरह है उसके बारे में बताया हुआ है इस चैप्टर में। वायरस, वायरोइड्स, प्रेयॉन्स, इन सब से रिलेटेड कुछ बातें हैं। बट आज हम सिर्फ किंगडम फंजाई के ऊपर पूरा अपना फोकस करने वाले हैं। तो आ जाइए, अपना पेन पेपर और दिमाग यहीं पर रखना है, उसको तो डेफिनेटली लेके आना है, तो उसको भी उठाकर ले आओ और स्टार्ट करते हैं हम किंगडम फंजाई को। किंगडम फंजाई बेटा आपको पता है, क्योंकि हमने क्या पढ़े थे, कुछ बेस पढ़े थे। RH व्हिटेकर को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वहां पर कि जितनी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुई थी, उनको उसने किसने में डाला था बेटा, सबको डाल दिया था उसने किंगडम फंजाई के अंदर। अब ये जो किंगडम फंजाई है ना बेटा आपका, इसमें इसका स्ट्रक्चर जब हम इसको 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, तो जब हम इनको 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो आप देखोगे सबका स्ट्रक्चर अलग है। माइसीलियम एक टर्म आएगी यहाँ पे, हाइफा, ये टर्म्स जो हैं, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, पहली बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टर्म्स बहुत नई लग रही होंगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो आप देखेंगे वहां पे जो माइसीलियम होंगे, बेसिडियोमाइसिटीज का अलग होगा, एस्कोमाइसिटीज का अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होती है बेटा, किंगडम फंजाई के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, क्या होता है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्सिटियां देखने को मिलती हैं। कैसे हैं बेटा, फंजाई टेरेस्ट्रियल होते हैं और उसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास में फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ नहीं होगा। सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल नहीं होगी, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि इनका न्यूट्रिशन जो होता है, तो ये न्यूट्रिशन के बिहाफ पर कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक ज्यादा होते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग पर ये जो है ज्यादा वहां से न्यूट्रिशन लेंगे बेटा। और कुछ फंजाई आपके ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। टेरिस्ट्रियल है, कैसे हैं बेटा, टेरिस्ट्रियल है, टेरिस्ट्रियल है बेटा ये। वेरी फ्यू टेरिस्ट्रियल तो होते हैं, लेकिन फंजाई के कुछ मेंबर ऐसे हैं किंगडम फंजाई के जो कहां पर, एक्वेटिक भी होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मेंबर्स हैं किंगडम फंजाई के जो कहां पे, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, वेरी फ्यू आर एक्वेटिक, वेरी फ्यू आर एक्वेटिक। अब क्योंकि ये टेरिस्ट्रियल है, तो मिनिमम इनको क्या करने के लिए बेटा, ग्रोथ करने के लिए चाहिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए बेटा, टेम्परेचर इनको चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। मॉइस्ट चाहिए, यानी कि क्या,
थोड़ा सा गीलापन इनको चाहिए होता है और गर्मी चाहिए होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्लाइम मोल्ड, जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टियंस थे। मैंने बोला था फ्रिज में से अगर आप सामान रख रहे हो बाहर निकाल के, फ्रिज के अंदर कोई सामान खराब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फ्रिज में जो बोलते हैं हम कि ये माइनस टेम्परेचर या बहुत ठंडे वाले टेम्परेचर में ये काम नहीं करते फंजाई, इसलिए हम फ्रिज में रख देते हैं अपना जो सामान हमें खराब होने वाला लगता है। जैसे ही फ्रिज के बाहर आपने निकाल के रखा कोई सामान और आप उसको भूल गए, तो वहां पे क्या होगी, फ्रिज से निकला है सामान तो नमी तो होगी सही। नॉर्मली 30-35 डिग्री सेल्सियस आपके रूम का टेम्परेचर होता है, तो वहां पे क्या होंगी बेटा, फंगस जो है उस पर अटैक करेगी, फंगस ग्रो करने लग जाएगी, इसलिए वो सामान खराब हो जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता है, सर्दियों में रूम टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं है, तो वहां पे फंजाई क्या होती है बेटा, इसलिए आपको सर्दी में सुबह की बनी हुई सब्जी को शाम को या शाम को बनी हुई सब्जी जो होती है वो 2-2 दिन तक भी बाहर ऐसे नॉर्मल रखी रहती है तो वो खराब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी कम है तो फंगस जो है ग्रो नहीं कर पा रही है, यही उसका रीजन है। ठीक है, तो 30-35 डिग्री इसके टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्ट चाहिए, यानी कि थोड़ा सा नमी होनी चाहिए वहां पर। तो ये क्या है, हैबिटेट है, यानी कि इसका हैबिटेट है कि ये टेरेस्ट्रियल होता है बेटा। हैबिटेट की बात हमने कर ली, हमने न्यूट्रिशन की भी बात कर ली। अब इधर देखो बेटा, क्या देख रहे हैं मैम, ये आपके जो फंजाई होता है ना बेटा, इसका जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, एयर में प्रेजेंट होते हैं। एयर करंट के थ्रू ये क्या करते हैं बेटा, इधर उधर, यूजुअली एयर करंट के थ्रू ये डिस्पर्जल होते हैं, यानी कि हवा में इनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके जो फंजाई है वो कहाँ पर, आपके बालों में, नाखूनों में, जो हमारे जानवर है उनके हॉर्न्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और इस टाइप के फंजाई को हम बोलते हैं केराटिनोफिलस फंजाई। ठीक है, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो काऊ डंक पे भी, गोबर के ऊपर भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैप्रोफिलस फंजाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैप्रोफिलस फंजाई की। कैप्रोफिलस फंजाई कहाँ पे होगा बेटा, काऊ डंक पर होगा। ठीक है, कुछ फंजाई मैंने अभी बताया आपको नेल्स पे, हेयर्स पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि केराटिन जैसे होंगे ना, केराटिन होता है आपके नाखूनों में और आपके बालों में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, केराटिनोफिलस फंजाई। केराटिनोफिलस फंजाई है तो इसका एग्जाम्पल बेटा कहाँ कहाँ पे होंगे, ये तो नेल्स पर होंगे, हेयर पर होंगे आपके, और हॉर्न्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बेटा कुछ फंजाई ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है इनका। अब अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं फंजाई किसके साथ में, एल्गी के साथ में ये अपना सिम्बायोसिस एसोसिएशन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा लाइकेन। ठीक है ना, फंजाई प्लस एल्गी, लाइकेन। और अगर ये एसोसिएशन हो रहा है किसके साथ में, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में, किसके साथ में बेटा, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में, तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। क्या बोलेंगे बेटा, माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में बहुत डीपली अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप इधर देखो बेटा, एक तरह से देखा जाए तो आपका फंजाई हर जगह पे प्रेजेंट है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो जहां पे फंजाई प्रेजेंट ना हो। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ, एक वर्ड हमने किसके लिए यूज किया था, किंगडम मोनेरा में यूज किया था, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट थे, तो हमने बैक्टीरिया को क्या बोला था, यूबिक्यूटस या कॉस्मोपॉलिटन। आपके फंजाई भी ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसके लिए एक टर्म यूज कर सकती हूँ। मैम वो टर्म क्या होनी चाहिए, एक तो ये टर्म यूज करते करते बॉक्स हम बनाना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में क्या है बेटा, अब डिजिटल बोर्ड है। अब जब डिजिटल बोर्ड है तो हमें इसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसलिए फंजाई को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन या फिर यूबिक्यूटस। ठीक है बेटा, कॉस्मोपॉलिटन है या फिर कैसा है, यूबिक्यूटस। अगर मैं फंजाई की सेल वॉल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, सेल वॉल की, तो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पता है सबको,
काइटिन से मिलकर बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। और इसके रिजर्व फूड की अगर हम बात करें तो फंजाई में जो रिजर्व फूड होता है बेटा उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन। और आपको पता है कि इस जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोर फूड या रिजर्व फूड होता है आपका स्टार्च, लेकिन फंजाई में आपका क्या है बेटा, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड या स्टोर फूड है, जिसको जो जैसा कि किस में होता है बेटा, एनिमल में ऐसा होता है। ठीक है, अब आप इधर देखिए, आपकी जो फंजाई है क्या है बेटा, फंजाई है। ये फंजाई यूनिसेल्यूलर फंजाई भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर फंजाई भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर भी होते हैं फंजाई, सिंगल सेल से मिलकर भी बने होते हैं, और फंजाई कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। जो मल्टी सेल्यूलर फंजाई थे, सिंगल सेल जब तक थी, सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा में थे, सिंगल सेल वाले यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में थे। लेकिन आपने देखा होगा कि आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग जैसे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे, यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मींस कि टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगा, तो उसको उसने किस में डाल दिया, किंगडम फंजाई में डाल दिया। लेकिन किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स है मल्टी सेल्यूलर तो हैं, यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन तो होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली टिश्यू अभी तक नहीं बने। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, लूज टिश्यू टाइप के टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये क्या है बेटा, लूज टिश्यू वाले मल्टी सेल्यूलर है फंजाई आपके। यहाँ पे प्रॉपर अभी आपके टिश्यू नहीं बने हैं। आया बात समझ में। यूनिसेल्यूलर फंजाई की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये कौन सा है, एग्जाम्पल इसका होगा यीस्ट। और आपको 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर का जो था उसमें आपको पता होगा कि जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है उनको हम कहाँ पे रखते हैं, प्रोटिस्टा में। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने वहां पे भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि ये जो ईस्ट होता है उसको हम आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग रखेंगे तो प्रोटिस्टा में, लेकिन हम स्टडी किसमें करेंगे, इसकी किंगडम फंजाई के अंदर। ठीक है, तो आ गया। अब ये जो मल्टी सेल्यूलर है क्या बेटा, आपके मल्टी सेल्यूलर है, यहाँ पे लूज टिश्यू बनने लगे। तो ये लूज टिश्यू कैसे होते हैं बेटा, ये टिश्यू जो होते हैं इसके ये कैसे धागे के रूप में, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं थ्रेड्स को यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की बुक में एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं हाइफा। यानी कि आपके मल्टी सेल्यूलर फंजाई के अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन कैसे टिश्यू प्रेजेंट है, लूज टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर लूज टिश्यू प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, धागे की फॉर्म में, जिसको नाम दिया है हाइफा। और जब ये धागे आपस में जुड़कर आपस में एक दूसरे से मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, जैसे ऊन का गोला होता है, तो इस हाइफा को जब ये आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो बेटा इसको ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क का फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क जैसी जालनुमा संरचना बना लेते हैं। और इसी जालनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है फंजाई के अंदर। माइसीलियम हाइफा टर्म मैंने यूज की थी। तो मल्टी सेल्यूलर जो फंजाई होते हैं जिनमें लूज टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, वो लूज टिश्यू किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हाइफा की फॉर्म में, धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये धागे आपस में जुड़कर एक नेटवर्क जैसा जाल बना लेते हैं, उनके गोले की जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिर इसको बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है बेटा, माइसीलियम। अब यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर फंजाई तो तुमने देख लिए, इसका एग्जांपल ईस्ट है। इसके अलावा इसका एग्जांपल, अगर मैं यूनिसेल्यूलर की एग्जांपल की बात करूं फंजाई में, तो इसका एक और एग्जांपल है बेटा, उसको हम बोलते हैं सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम, ठीक है। अब तुम देखो मल्टी सेल्यूलर फंजाई के अंदर लूज टिश्यू कैसे बने, धागों से, धागों का नेटवर्क को क्या बोला, माइसीलियम। तो माइसीलियम के बेसिस पर भी आपके माइसीलियम जो है वो भी 2 तरह के होते हैं। अभी हमने किंगडम, क्या बेटा, किंगडम फंजाई अभी हमने शुरू नहीं किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम आधार बना रहे हैं इस किंगडम को पढ़ने का, क्योंकि ये किंगडम जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे और तुम्हें ये वाली टर्म्स नजर आएंगी तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितनी भी टर्मिनोलॉजी किंगडम फंजाई में यूज होने वाली है उसको हम पहले बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि तुम्हें ये लगे कि अरे ये आ गया, ये तो हमें ऐसे आता है, इसको तो हम चुटकी बजाते ही कर देंगे। तो माइसीलियम कितना होता है बेटा, माइसीलियम भी 2 तरह का होता है। दो तरह का होता है, जिसमें पहला है बेटा एसेप्टेड माइसीलियम, एसेप्टेड माइसीलियम, और दूसरा है बेटा आपके सेप्टेड माइसीलियम।
ये धागा, ये धागा, ठीक है, दोनों ने मिलकर माइसीलियम बना लिया। इधर भी ये धागा और इस धागे ने मिलकर क्या बना लिया, माइसीलियम बना लिया बेटा, ठीक है। एसेप्टेड का मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस होंगे, क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस, वो बिना किसी डिवीजन के ऐसे इस पूरे के पूरे माइसीलियम के अंदर पड़े रहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग चैम्बर नहीं बनेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसेप्टेड माइसीलियम। और ऐसा यूजुअली होता है बेटा, हम जब अभी फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज जैसी क्लासेस आएंगी। तो एसेप्टेड माइसीलियम किस में पाया जाता है बेटा, फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है, ठीक है। अब सेप्टेड माइसीलियम में क्या होगा बेटा, सेप्टेड माइसीलियम में बीच बीच में ये जो माइसीलियम हाइफा आपस में मिलकर माइसीलियम बना रहे, उसमें क्या होगा बेटा, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेड माइसीलियम। अब ये सेप्टेड माइसीलियम किस किस में पाया जाता है बेटा, फाइकोमाइसिटीज के अलावा कौन कौन सा बचा आपका, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये जो आपका सेप्टेड माइसीलियम है बेटा, क्या है आपका, सेप्टेड माइसीलियम है, इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसमें, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किसको, आपके सेप्टेड माइसीलियम को। तो इसके लिए हम कर लेते हैं अलग से कलर को चूज। देखो बेटा, सेप्टेड माइसीलियम में 2 तरह के माइसीलियम होते हैं। एक ऐसा माइसीलियम जिसमें सिंगल माइसीलियम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे बेटा, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और ऐसा माइसीलियम और दूसरा है बेटा, क्या है, अभी मैं समझा रही हूँ, रुको, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब आपको आई होप कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मोनोकैरियोटिक, कैरियन यानी कि ऐसे सेप्टेड माइसीलियम जिसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और ऐसा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में बेटा। डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या होगा, एक माइसीलियम के अंदर जो माइसीलियम है उसमें सेप्टा बन गए और एक एक सेप्टा में 2-2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी आता है मैम समझ में, क्या ठीक है, ऐसे आता है समझ में, तो पहले आप बनाओ। ये है आपका सेप्टेड माइसीलियम, ठीक है बेटा। ये एक और आपका सेप्टेड माइसीलियम, यही बताया अभी मैंने। माइसीलियम में सिंगल कैरियोटिक यानी कि कैरियन, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसके अंदर, माइसीलियम में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये हो गया मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। एक माइसीलियम के अंदर अगर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है यानी कि डाइकैरियन कंडीशन प्रेजेंट है, तो वो होगा आपका डाइकैरियोटिक माइसीलियम। क्या कंडीशन बताई बेटा मैंने, 2 न्यूक्लियस है यानी कि कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, डाइकैरियन कंडीशन है, इसलिए इसको डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोला है। अब इसका एग्जाम्पल पहले मैं लिख देती हूँ, फिर तुम्हें एक क्वेश्चन बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्या आया हुआ है मैम, बता दीजिए जल्दी से, हमसे तो सब्र होता नहीं है। क्योंकि मोनोकैरियोटिक, देखो सेप्टेड माइसीलियम बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में प्रेजेंट था। अब इसमें भी ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है, किसमें, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर में, ठीक है। अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम किस में होगा, बाकी की बची हुई 2 क्लासेस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में क्या होती है बेटा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है और डाइकैरियोन कंडीशन होती है, ये चीज याद रखना है। अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्या आया हुआ था बेटा, यहाँ पे लिख लो PYQ आया हुआ था। उस PYQ में ये पूछा था कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है जो किसमें पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में, वो ये जो डाइकैरियोन कंडीशन है उसमें ये जो कैरियन प्रेजेंट होते हैं, जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्या ये आपस में फ्यूज होते हैं या अनफ्यूज होते हैं, क्या ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं या डिसिमिलर होते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर देख के, ये माइसीलियम देख के साफ साफ पता लग रहा होगा कि मैंने दो अलग कलर के न्यूक्लियस यहाँ पे बनाए, डाई न्यूक्लियस तो मैंने बनाए दो, क्योंकि डाइकैरियोन कंडीशन है, अलग कलर के बनाए, यानी कि ये जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम के न्यूक्लियस। दूसरी चीज कि ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं, अनफ्यूज्ड होते हैं, यानी कि N+N कंडीशन में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो डाइकैरियोन है ये कैसा होता है बेटा, जेनेटिकली डिसिमिलर, और क्या बोला बेटा मैंने, अनफ्यूज्ड होते हैं, अनफ्यूज्ड होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं, N+N कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ माइसीलियम और छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा है, किसका, हमने फंजाई का भी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। हम चारों क्लासेस का एक कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे पहले, उसके बाद में 1 बाय 1 क्लासेस को पढ़ेंगे, ताकि वहां पर आपको ज्यादा चीजें याद न करना पड़े। फ्लो चार्ट की फॉर्म में इन चीजों को अगर तुम याद करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार इतनी सारी चीजें याद करने को, और बहुत ईजिली ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया है भाई माइसीलियम, सेल वॉल वगैरह के बारे में बता दिया। रिप्रोडक्शन देखते हैं, किसमें रिप्रोडक्शन बेटा, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन मैम, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन। अब फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो 3 तरह के रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, फंजाई के अंदर। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, किसकी बेटा, वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है बेटा। नंबर 1 बाइनरी फिजन। अब आपको ये लग रहा होगा कि बाइनरी फिजन जैसा हम पढ़ के तो आए, पहले कहाँ पढ़ के आए, आगे पढ़ के आए, जहां पर मैम ने बाइनरी फिजन जो बताया था मोनेरा पढ़ाते टाइम, वहां पर बाइनरी फिजन को तो मैम ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था। फिर यहाँ पे बाइनरी फिजन को मैम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों बोल रही हैं बेटा, मैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए बोल रही हूँ बाइनरी फिजन को, क्योंकि यहाँ पर फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपकी फंजाई के अंदर। तो मैंने क्या बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन यूजुअली बेटा उनमें होता है, किन में होता है, जो यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके फंजाई, उनमें, यानी कि ईस्ट में। बाइनरी फिजन के बाद में बेटा मैं बात करूं तो दूसरा है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद में बेटा 3 तरह के बताएं, लास्ट होता है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन जो होता है बेटा वो होता है राइजोपस। इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो राइजोपस, जिसका नाम दूसरा क्या है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस को ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और बडिंग भी किस में होता है बेटा, ईस्ट में होता है। ठीक है, ये बात की है अभी हमने किसकी, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की है अभी हमने। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे किसकी बेटा, मैम आप तो करो जिसकी कर लो बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या बनेंगे बेटा, आपके बनेंगे यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स।
क्या बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। कौन कौन से होंगे उसकी अभी मैं बात कर रही हूँ। अब जो बेटा फंजाई होता है, क्या होता है आपका, फंजाई होता है। फंजाई की बॉडी की अगर मैं बात करूं, फंजाई की मेन बॉडी की वो मैं बात करूं तो वो कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड। आपका एसेक्सुअल स्पोर्स भी कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है। तो तुम मुझे ये बताओ कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, सॉरी हैप्लॉइड फंजाई की जो बॉडी यानी कि हैप्लॉइड माइसीलियम से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है या माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। आप लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ के आए, एन से एन बनाना है तो एन से एन बनाने के लिए माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ये चीज सोचो। तब तक मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रही हूं बेटा। एन से एन बनेगा तो माइटोसिस होगा ना, मियोसिस होगा तो n/2, n/2 जैसा तो कोई गैमेट या कोई स्पोर होता ही नहीं है। आ गया याद। तो एसेक्सुअल स्पोर्स भी हैप्लॉइड और फंजाई की बॉडी जो होती है वो भी कैसी होती है, मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स बनाने के लिए क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से बनता है आपका एसेक्सुअल स्पोर्स। माइटोसिस से बनता है इसलिए इसको मैं माइटोस्पोर भी तो बोल सकती हूँ। किसको, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं स्पोर, उनको हम माइटोस्पोर्स भी नाम दे सकते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 3 तरह के स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं। एक बनता है आपका जू स्पोर, एक होता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, और एक है बेटा कोनिडिया। तीनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो कोनिडिया है ना बेटा, ये मोस्टली होता है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है किसमें, आपके एस्कोमाइसिटीज वगैरह में, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। जो स्पोर स्पोरेंजियोस्पोर्स को हम देखेंगे अभी कंपैरेटिवली स्टडी करके, ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में होगा। और ये एक्वेटिक भी होते हैं। जो स्पोर्स वाले क्या होते हैं बेटा, एक्वेटिक भी होते हैं। तो कंपैरेटिवली स्टडी देख लेते हैं इनकी। ये मोस्टली होता है यानी ये मोस्ट कॉमन होता है। और तीनों को क्या करें, शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो शिट। शॉर्ट हो गया, ऊपर पहुंच गया। अब उठा लाते हैं एक बॉक्स, बॉक्स बनेगा ब्लू कलर का। ओके गाइस, आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ मैम, सामने ही खड़े हो आप। हम आपको नहीं देख पाएंगे तो किसको देख पाएंगे, बोलो। तुम्हारी तो बात ही अलग है यार। क्या है तुम्हारी बात ही अलग है। तीनों में कंपैरेटिवली स्टडी करनी ना बेटा। मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से तरीके से इसको डिवाइड कर दूँ, सो दैट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या ना है, परेशानी ना आए। तुम प्यारे भी हो क्या वैसे? चलो, नंबर पहला कौन सा है, जू स्पोर, देन स्पोरेंजियोस्पोर, और है बेटा कोनिडिया। जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है उसका नाम है कोनिडिया। ठीक है। अब ये जू स्पोर का दूसरा नाम बोल सकते हो आप कि ये प्लेनोस्पोर है। क्या बेटा, प्लेनोस्पोर है। यानी कि प्लेनोस्पोर का मतलब ही होता है, क्या होता है, मोटाइल होता है। ठीक है ना, जो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया जो है वो क्या है, आपके एप्लेनोस्पोर है। क्या है बेटा, एप्लेनोस्पोर है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करते। समझ में आ गया बेटा? ये क्या है, आपके मोटाइल है, मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैम, बिकॉज ऑफ मैम फ्लैजिला होता है इसके अंदर। ये बेटा क्या होगा कि जो आपका माइसीलियम होगा, आपका फंजाई होगा, तो ये वाला जू स्पोर जो है और स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो माइसीलियम के अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, यानी कि एंडोजीनस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये एंडोजीनस होते हैं। ये भी एंडोजीनस होते हैं। लेकिन ये कोनिडिया क्या होते हैं बेटा,
एक्सोजीनस होते हैं, ये अंदर की तरफ नहीं बनते, बाहर की तरफ बनते हैं। और ये यहाँ पे क्या है बेटा, फ्लैजिला एब्सेंट है। इसका किसका, जूस्पोर या प्लेनोस्पोर का जो डिस्पर्सल होगा वो किसके थ्रू होता है, वाटर करंट के थ्रू होता है। वाटर करंट से क्या होता है बेटा, ये डिस्पर्सल होते हैं। अब यहाँ पे डिस्पर्सल के लिए अगर वाटर की नीड है तो ये जूस्पोर जो है वो किस में पाया जाएगा, ऐसे आपके फंजाई के मेंबर्स जो कहाँ हो, एक्वेटिक जिनका हैबिटेट हो, यानी कि वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या होगा, जू स्पोर वाला एसेक्सुअल स्पोर होगा। तो ये कैसे होंगे बेटा, एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक होंगे तो ऐसा किसमें होता है बेटा, एक्वेटिक मेंबर सिर्फ और सिर्फ फंजाई की जिस क्लास में पाए जाते हैं वो है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज एक ऐसी क्लास है अब तक जिसमें क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स उसके क्या होते हैं बेटा, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बाकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स क्या होंगे, आपको वाटर में प्रेजेंट होते हुए नहीं नजर आएंगे, मतलब वो एक्वेटिक नहीं होते हैं। तो एक्वेटिक होते हैं बेटा वाटर करंट के थ्रू डिस्पर्सल लिख दिया, एक्वेटिक होते हैं। और क्या एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो few members of phycomycetes। अब एप्लेनोस्पोर जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स होते हैं अंदर की तरफ बनते हैं, यानी कि एंडोजीनसली बनते हैं। बेटा इसकी जो वॉल होती है ना वो थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड होते हैं ये, जबकि आप देखोगे कोनिडिया जो है वो क्या होंगे बेटा, थिक वॉल होंगे, थिक वॉल्ड होंगे। समझ में आ गया, थिन वॉल्ड होते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं और टेरिस्ट्रियल होते हैं बेटा, ये टेरिस्ट्रियल यानी कि एंडो यहाँ पे वाटर की कोई नीड नहीं होगी। और एप्लेनोस्पोर्स भी क्या होंगे, आपके टेरिस्ट्रियल ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर ही क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, बाकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो होंगे उनके मेंबर्स क्या होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर की मैं बात करूं तो टेरिस्ट्रियल मेंबर्स, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो टेरिस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज में ये वाले क्या वाले, ये वाले एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो बेटा प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं कोनिडिया की बात करूं तो कोनिडिया में क्या होता है बेटा, ये जो होंगे ये मोस्ट कॉमन है, ये तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये जो कोनिडिया है वो किस किस में मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में। ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में कोनिडिया वाले एसेक्सुअल स्पोर्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी फाइकोमाइसिटीज है एग्जांपल, यहाँ पे भी फाइकोमाइसिटीज है, यहाँ है ड्यूटेरो और एस्कोमाइसिटीज। तो इस टेबल से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये कहाँ पे, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स भी क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट नहीं होते हैं। समझ में आ गया। तो ये वाला बॉक्स यहाँ पर बनाते हैं हम अच्छे से और उसको क्या करते हैं बेटा, उसमें लिखते हैं हम अपने मन पसंदीदा कलर, पिंक वाला जो हमारा फेवरेट है, यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं कि जो बेसिडियोमाइसिटीज है, क्या है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज है के मेंबर हैं, उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। समझ में आ गए। अभी रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और किसकी बात करी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है। अब हम बात करते हैं बेटा नंबर 3 किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब तुम्हें पता है फंजाई की बॉडी कैसी होती है, माइसीलियम होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड्स जब मेन बॉडी कैसी बन रही है, यहाँ पे हैप्लॉइड बन रही है,
तो तुम्हें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बनता है वो तो डिप्लॉइड होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि यार जाइगोट तो N+N से डिप्लॉइड होगा, फिर मेन बॉडी तो हैप्लॉइड होती है, ये कैसे होता होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट प्रोसेस है बेटा इसका प्लाज्मोगेमी। क्या है, एक सेकेंड, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी यानी कि प्लाज्मा का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा था, तो वहां पे हम कैरियोगेमी पहले पढ़ते हैं, लेकिन फंजाई में क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन पहले होता है। यहाँ पे क्या होती है बेटा, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी होगी, कलर चेंज कर लेती हूँ यार मैं। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है बेटा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया। प्लाज्मोगेमी के बाद में बेटा दूसरा प्रोसेस, भाई प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया तो अब कैरियोप्लाज्म ही बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैरियोगेमी होगी। न्यूक्लियस फ्यूज्ड होंगे, क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, अब जैसे ही कैरियोगेमी खत्म होती है, क्या होती है बेटा, कैरियोगेमी होती है। यहाँ पे लास्ट में प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियोगेमी हो गई, तो अब तो जाइगोट का फॉर्मेशन ही होगा। क्या होगा बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब तुम यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को थोड़ा थोड़ा करते समझ के सुनते जाओ। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, प्लाज्मोगेमी 2 N+N, ठीक है ना, N+N, N हाइफा N हाइफा आया, ठीक है ना, मोनोकैरियोटिक हाइफा आया, यूं मान लो मोनोकैरियोटिक हाइफा आया इधर से और इधर से, दोनों का क्या हुआ बेटा, इस तरह से एक हाइफा और ये दूसरा हाइफा, ये दोनों आए आपस में, क्या हुआ इनका प्लाज्मोगेमी हो गया, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म था उसका फ्यूजन हो गया। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद में इनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। न्यूक्लियस फ्यूज जैसे ही हुआ, N+N से क्या बन गया आपका 2N। 2N कैसा होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट कैसा था बेटा आपका, 2N था। अब लेकिन मेन जो मैम वो होती है, मेन फंजाई की जो बॉडी होती है मैम, वो तो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। फिर यहाँ पे तो डिप्लॉइड हो गया, अब इस डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनेगा, आपको पता था एन से एन बनाना है तो माइटोटिक डिवीजन करवाते हैं, माइटोसिस करवाते हैं हम। अब डिप्लॉइड में यहाँ पर क्या होगा बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में फंजाई के अंदर डिप्लॉइड जो आपका जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल होती है, ठीक है ना। डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद में इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। उस मियोसिस से आपका हैप्लॉइड, मियोसिस से आपका हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर, और उसी से आपका क्या बनेगा, माइसीलियम बनेगा। तो यहाँ पे इस डिप्लॉइड में क्या होने वाला है, अरे कलर चेंज करना पड़ेगा क्या, इसमें होगा बेटा मियोसिस। क्या होगा आपका, मियोसिस। मियोसिस से बनेगा आपका हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर। क्या बनेगा बेटा, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इस सेक्सुअल स्पोर से क्या होगा, आपके हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो सेक्सुअल स्पोर है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना है मियोसिस के थ्रू, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ बच्चा, मैं इसको दूसरा नाम दे सकती हूँ। उसको माइटोस्पोर दिया था नाम मैंने, एसेक्सुअल स्पोर को, सेक्सुअल स्पोर्स को मैं जो नाम दे रही हूँ बेटा वो क्या है यहाँ पे, मियोस्पोर। क्या है बच्चा, मियोस्पोर। आई बात समझ में, मियोस्पोर बोला है हमने। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। प्लाज्मोगेमी हो गया, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन किसी रीजन की वजह से कैरियोगेमी नहीं हो पाई, यानी कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जो था फ्यूजन हो गया प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, यानी कि 2N नहीं बना। अब N क्या पड़ा हुआ है आपका, आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या होती है बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटेड स्टेज आती है। क्या आती है बेटा, इंटरमीडिएटेड स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज जो आई है इसमें,
बीच में, अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये माइसीलियम है, इमेजिन करो ये माइसीलियम है, ठीक है। इसमें क्या पड़ा हुआ है बेटा, एक पहले वाले माइसीलियम का, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का न्यूक्लियस, और क्योंकि फ्यूज तो हुआ ही नहीं, और ये दूसरे, ये प्रोटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है दूसरा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हुई बेटा, डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। क्या हो जाता है यहाँ पे, डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइकैरियोन का मतलब क्या होता है, दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझे, N+N होते हैं, यानी कि अनफ्यूज्ड होते हैं। और ऐसा किस में होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होते हैं बेटा, जो हाइफा होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफा, सॉरी जो हाइफा होता है वो मोनोकैरियोटिक नहीं होता, डाइकैरियोटिक होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे डाइकैरियोन स्टेज बन जाती है। तो ये बात समझ में आई बेटा, डाइकैरियोन स्टेज बन गई। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है किसमें, आपके फंजाई के अंदर। अब हम क्या करते हैं बेटा, फंजाई का कर लेते हैं कंपैरेटिवली स्टडी। कुछ फंजाई आपको, अगर आपकी कॉपी ऐसे है ना तो उसको टेढ़ा कर लेना, मेरे पास तो बोर्ड बड़ा है, मैं तो दूसरी स्लाइड भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं आराम से एक फ्रेश पेज लेना है, और क्या करना है हमें करना है बेटा, यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर आपका फंजाई की जो चारों क्लासेस हैं उनके बीच में हम करेंगे बेटा कंपैरेटिवली स्टडी। क्या करेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। कौन कौन सी क्लासेस हैं बता रही हूं अभी, एक सेकेंड बेटा। क्या हो गया, अच्छा पूरा जाएगा ऐसा, एक सेकेंड बेटा, वहीं पे जाके लिख देती हूँ। ऊपर तक पहुँचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन, अरे भाई ऐसे मत कर यार, कोई ऑप्शन नहीं है। इधर लिखेंगे बेटा हम कैरेक्टर, क्या लिखेंगे, कैरेक्टर। फिर हम क्लासेस में डिवाइड करेंगे, सबसे पहली होगी फाइकोमाइसिटीज, फिर हम लेंगे बेटा बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, इधर बेटा आएगा आपका फाइकोबेसिडियो एस्कोमाइसिटीज, और लास्ट में है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। कैरेक्टर नंबर 1 जो हम लेंगे बेटा वो क्या लेंगे, कॉमन नेम, कि किस फंजाई का कॉमन नेम क्या है। हाँ, फाइकोमाइसिटीज का बेटा, फाइकोमाइसिटीज में कुछ मेंबर्स जो होते हैं इसके कैसे होते हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और इसके कुछ मेंबर क्या होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो जो एक्वेटिक होते हैं बेटा, क्या होते हैं, एक्वेटिक,
उनको हम बोलते हैं एल्गल फंजाई, और टेरेस्ट्रियल वालों को बोलते हैं बेटा हम कॉन्जुगेशन फंजाई। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम है बेटा क्लब फंजाई, एस्कोमाइसिटीज का है सेक फंजाई, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। किसमें? ड्यूटेरोमाइसिटीज में, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स ही प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें? हैबिटेट की बात करें, सेकेंड कैरेक्टर है हमारा हैबिटेट, तो मैं हैबिटेट की अगर बेटा बात करूं, समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? हैबिटेट की मैं बात करूं तो ये जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उसमें फाइकोमाइसिटीज में जो एक्वेटिक वाले होते हैं बेटा, एक्वेटिक वाले होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? जबरदस्ती के पैरासाइट होते हैं, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और अगर मैं और क्या होते हैं बेटा? कुछ मेंबर्स इसके टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं बेटा वो सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, बाकी बेसिडियो, एस्को, ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होते हैं बेटा? सबके सब टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज वाले जो है बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कहाँ पे? वुडन लॉग्स पर, वुडन लॉग्स या फिर ट्रीज स्टम्प्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रीज स्टम्प्स पर प्रेजेंट होते हैं। सेक फंजाई जो होता है बेटा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कैप्रोफिलस होते हैं, कैप्रोफिलस टाइप के होते हैं और पैरासाइट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज वाले डीकम्पोजर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं। और ये मिनरल साइक्लिंग में, ये इंपॉर्टेंट रखना याद, मिनरल साइक्लिंग में भी इनको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। डन। कॉमन नेम हो गया है, हैबिटेट हो गई है बेटा। अब देखो माइसीलियम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? माइसीलियम की। 2 पेज लगेंगे कम से कम। माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड कंडीशन होती है। एसेप्टेड होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे सीनोसाइटिक कंडीशन भी देखने को मिलती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े रहते हैं। और बाकी सब कैसे होते हैं बेटा? सेप्टेड होते हैं। पता ही है ये चीज। हम यहाँ पे ये तुम्हें करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से हमारा बेस रेडी किया है, अब तो हमें फटाफट पढ़ना है। माइसीलियम के बाद में अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं तो वो होगा बेटा एसेक्सुअल स्पोर। किसकी बात होगी बेटा? एसेक्सुअल स्पोर की। एसेक्सुअल स्पोर कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है, जिसको हम माइटोस्पोर भी बोल रहे थे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, क्योंकि वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है? एक तो जू स्पोर होता है। जू स्पोर किसमें होता है? एक्वेटिक वालों में। और स्पोरेंजियो स्पोर होता है। ये होता है बेटा एक्वेटिक में, और ये वाला होता है आपके टेरेस्ट्रियल में। समझ में आया? और एस्कोमाइसिटीज, कोनिडिया, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कौन सा होता है? कोनिडिया होता है बेटा। ठीक है, अब तुम समझ लो, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज के बारे में बताया है मैंने, इधर बताया बेटा बेसिडियो के बारे में, और यहाँ पे कौन था हमारा? फाइको, बेसिडियो, एस्को, और यहाँ पे था बेटा हमारा ड्यूटेरो। अब मैं फटाफट से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी देर हो गई है खड़े हुए, और तुम लोग भी थक रहे हो, तो इस एटलीस्ट कंपेरेटिव जो स्टडी है उसको खत्म करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात हो गई थी। अगर मैं बात करूँ किसके बारे में?
सेक्सुअल स्पोर के बारे में। किसके बारे में बेटा? सेक्सुअल स्पोर के बारे में। तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर होता है बेटा जाइगो स्पोर। क्या होता है बेटा? जाइगो स्पोर होता है। बेसिडियो में होता है बेसिडियो स्पोर। एस्कस का होता है बेटा एस्को स्पोर। और क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता ड्यूटेरो में, इम्परफेक्ट फंजाई है, तो यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल आपके स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं मैं, किसकी? सेक्स ऑर्गन्स की। तो यहाँ पे भी क्या है? प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है बेटा? प्रेजेंट नहीं होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक सेकंड, बेसिडियोमाइसिटीज में बेटा सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होने के बाद में भी आप यहाँ पर देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें? इसमें तो है ही सही प्रेजेंट, क्योंकि जाइगो स्पोर्स हो रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो कैसे होता है मैम रिप्रोडक्शन? वो हम जब बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ेंगे बेटा तब देखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, और यहाँ पे भी क्या है? प्रेजेंट है। अगर मैं फ्रूटिंग बॉडी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? मैं फ्रूटिंग बॉडी की बात करूं, तो फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फाइकोमाइसिटीज में नहीं बनती है, नॉट अवेलेबल। बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिडियोकार्प बोलेंगे। एस्कोमाइसिटीज में हम देखेंगे एस्कोकार्प, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, फ्लोटिंग बॉडी नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। तो इस तरह से ये वाला तुम्हें ढंग से बना लेना है। 4 ही पॉइंट्स थे, 8 कैरेक्टर्स हमने बताए। फंजाई की कंपैरेटिवली स्टडी हमने चारों क्लासेस की कर ली है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें 1 बाय हम फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की स्टडी करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फंजाई में जितना भी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, और मेरी तरफ से भी मेरे को लगता है हम 70% चीजें फंजाई किंगडम के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चारों क्लासेस के एग्जांपल्स के साथ साथ वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग जो है उसको करते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।